सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कुल 14 बैठकें हुई। इसके अलावा 61 घंटे 50 मिनट का काम हुआ है और 12 बिल लोकसभा में स्थापित किए गए और 18 बिल चर्चा के बाद पारित किए गए और सत्र के दौरान 12 दिसंबर को अनुदान की अनुपूरक मांग जो है वो पारित की गई और जो कुल उत्पादकता है वो करीब 74% रही। तो संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। कुल 14 इसमें बैठकें हुई हैं और अगर हम बात करें इसकी कार्य उत्पादकता की तो 18 बिल चर्चा के बाद पारित हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। कार्य उत्पादकता करीब 74% रही और इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। कुल 14 बैठकें हुई हैं लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो, और इसके साथ ही 18 बिल चर्चा के बाद पारित हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी और साथ ही कार्य उत्पादकता करीब 74% रही। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा से हम सीधा प्रसारण देख रहे थे। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और जो इसकी उत्पादकता के बारे में जानकारी दी गई है इसके मुताबिक 74% कुल इसकी कार्य उत्पादकता रही है। क्या जानकारी आपके पास है विस्तार से? बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा को स्थगित करने से पहले विस्तार से बताया कि कितने शून्यकाल के दौरान कितने मुद्दे उठाए गए और कुल 18 बिल चर्चा के बाद सरकारी बिल पारित हुए हैं और इसके साथ ही साथ अनुदान अनुपूरक मांगे 12 दिसंबर को पारित की गई थी। और उत्पादकता, चूंकि हम जब सत्र खत्म होते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता के बारे में एक डिटेल साझा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 74% उत्पादकता रही है इस शीतकालीन सत्र की लोकसभा की। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, शुरुआत में सदन, दोनों सदनों में बहुत महत्वपूर्ण कामकाज हुए और बहुत सुचारू रूप से सदन चले थे। लेकिन 13 तारीख के बाद सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा हो एक गतिरोध देखने को मिला और तमाम सांसदों को उनके व्यवहार की वजह से लोकसभा से निलंबित करना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि जहाँ तक आज की बात है, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा से पारित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जब अगर आप पूरे सत्र के कार्रवाई को देखें तो विधायी कामकाज के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बहुत उल्लेखनीय रहा है। एक ऐसा कानून हमने देखा है कि लोकसभा में उससे संबंधित बिल पारित हुआ है जो की बहुत चर्चा थी और पिछले सत्र के दौरान जब ये बिल लाया गया था, संसदीय समिति को भेजा गया था विचार विमर्श के बाद, और उसके बाद उस बिल को वापस लेकर 3 नए बिल लाए गए भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए। उस पर कल व्यापक विचार विमर्श हुआ और वो बिल पारित हुए। क्रिमिनल लॉ से जुड़े, हम जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी से जुड़े हुए, जो एविडेंस एक्ट से जुड़े हुए जो 3 महत्वपूर्ण बिल है, यानी पूरी एक जो भारतीय न्याय प्रणाली है उसको बहुत बेहतर और भारतीय सोच के अनुसार बनाया गया है। और इस प्रावधानों में ये सत्र इस मामले में याद किया जाएगा कि जो 18 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हुए हैं उसमें गृह मंत्रालय से जुड़े ये 3 विधेयक हैं। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, विधायी कामकाज के लिहाज से इस सत्र को याद किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले जब सत्र का हमने देखा कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा था, तब लोकसभा अध्यक्ष ने विस्तार से उन महत्वपूर्ण विधेयकों की जानकारी भी दी। दूरसंचार विधेयक हो, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, दूरसंचार क्षेत्र में आगे जो विस्तार होना है, जो हम एक बड़ा बदलाव और एक तरह से कहें दूरसंचार क्रांति के अगले चरण में हम जाते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है सदन में। हम गृह मंत्रालय से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक की बात कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा बिल आज ही, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो एक बहुत लंबी और कठिन पेचीदी प्रक्रिया थी, 8 चरण से गुजरना पड़ता था और डीएम के यहाँ पहले जाकर उसका आवेदन करना पड़ता था। उस पूरे को आसान बनाते हुए
2 महीने के तयबद्ध समय में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक वो भी आज हमने देखा कि पारित हुआ है। तो इस तरह से विधायी कामकाज के लिहाज से हम देखेंगे कि इस सत्र को बहुत ऐतिहासिक कहा जाएगा और लंबे समय तक याद किया जाएगा कि दरअसल तमाम महत्वपूर्ण विधायी कामकाज इस मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान किए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा सत्र जो है वो किन मायनों में अहम रहा? देखिए, अगर आप देखें तो सत्र में विधायी कामकाज होते हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, मंत्रियों के बयान होते हैं, प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जवाब दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो विधायी कामकाज में उल्लेखनीय, हम गृह मंत्रालय के विधेयकों की बात कर ही रहे हैं। साथ ही साथ 13 दिसंबर को एक जो संसद में सुरक्षा की चूक का मामला आया, वो उसके बाद हमने देखा कि एक गतिरोध देखने को मिला, लोकसभा हो या राज्यसभा के अंदर। उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता वो अपनी रणनीति के तहत सरकार से एक तरह से देखें सत्ता और विपक्ष के बीच एक गतिरोध जारी देखने को मिला 13 तारीख के बाद, और लगातार वो बना रहा और हंगामा कर रहे सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई भी करनी पड़ी। और लोकसभा अध्यक्ष ने आज ये कहा भी कि वो कभी नहीं चाहते कि किसी सांसद को सत्र के दौरान निलंबित करे, लेकिन तख्तियां लाने के लिए सांसद नहीं है। तो ये भी हमने इस सत्र के दौरान देखा कि जब बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन लोकसभा और राज्यसभा से किया गया और सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव भी देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर देखें, विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो सरकार इस बात को लेकर प्रसन्न होगी कि जो महत्वपूर्ण विधायी एजेंडा था, जिस विधायी एजेंडे को लेकर वो शीतकालीन सत्र में सामने आई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ, इसमें भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ जो 3 महत्वपूर्ण बिल है, उन्हें पारित कर दिया गया है लोकसभा से। और निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अनिश्चितता काल के लिए स्थगित करने से पहले हमने देखा कल ही वो तीनों बिल लोकसभा से पारित हो गए। और इसके साथ ही साथ दूरसंचार बिल वो भी हमने देखा कि लोकसभा से पारित हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा, प्रेस के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ समाचार पत्र को वो भी बिल पारित हुआ। तो विधायी कामकाज के लिहाज से हम कह सकते हैं कि सरकार को एक बड़ी सफलता इस शीतकालीन सत्र में मिलती हुई दिखाई दी है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखा। गृहमंत्री अमित शाह उच्च सदन में इन विधेयकों पर चर्चा का जवाब भारतीय न्याय संहिता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले के कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, अब अपने देश में भारत का कानून चलेगा। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। दूरसंचार विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया और इससे पहले इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है। विधेयक दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करेगा। दूरसंचार बिल 2023 दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। ये भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी कब्जा एक्ट 1950 को निरस्त करता है। ये भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997 में भी संशोधन करता है।
तो दूरसंचार बिल 2023 सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिए और मानक निर्दिष्ट करने की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण और राइट टू वे सुविधा प्रदाता दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें विज्ञापन जैसे निर्देश संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति और डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का प्रावधान है। ये बिल ट्राई एक्ट में संशोधन करता है जिसमें कम से कम 30 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाला व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम कर पाए और कम से कम 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति सदस्य के रूप में काम कर पाए। वहीं लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित हो गया। ये विधेयक निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इतने गरिमामय पद को लेकर उनकी नियुक्ति से लेकर वेतनमान तक सभी विषयों पर गहनता से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें एक विशेष प्रावधान भी जोड़ा गया कि पद पर रहते हुए अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त कोई नया नियम पास करता है तो उसके खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई कानून नहीं था, इसलिए ये कानून मैं लेकर के आपके मान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी हो जाएगी, ये एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है। और तीसरा एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया कंडीशन ऑफ सर्विसेज, उसको लेकर के क्लॉज 15 में एक अमेंडमेंट ऑफिशियल अमेंडमेंट किया जिसमें राष्ट्रपति रूल्स नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे कि उनकी सैलरी और इसके संबंध में कंडीशन ऑफ सर्विसेज, सैलरी नहीं कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या होगा। सैलरी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। एक क्लॉज 15A में न्यू एक क्लॉज जोड़ा इस ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो अपनी ड्यूटी करते समय कोई ऐसा आदेश पारित करेंगे तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन होगा कि CEC और EC अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने आज प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध जताया। वहीं राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर अपना रोष भाजपा ने जताया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर कहा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। आपको जनता वोट नहीं देगी, आपको जनता हराएगी। आप अपना फ्रस्ट्रेशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर निकालेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे।
वहीं इस दौरान उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से बच रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी सांसद पूनम महाजन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की। मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो स्वभाव है विपक्ष का, मुझे दुख इस बात का लग रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें सिखाया कि जनता के काम के लिए हम इस मंदिर में आते हैं, जो संविधान ने दिया हुआ है, उसके खिलाफ संविधान के सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति जी, उनका अपमान, उसकी माफी मांगने की जगह आदरणीय ऑपोजिशन उस पे और तमाशा करी। मैं उनको तो नाटक कंपनी कहना चाहती हूँ। जब से पूरा वीडियो सामने आया उपराष्ट्रपति को लेकर, जो मिमिक्री की कल्याण बनर्जी ने, राहुल गांधी मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, तब से हम देख रहे हैं कि पूरा मामला ये अब संसद के बाहर भी देखें तो बहुत बड़े स्तर पर इस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, माफी की मांग भी कर रही है। ये सिर्फ बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि आप वहां पे हो। ये ऐसे हो कैसे सकता है कि हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, कोई भाजपा के नहीं है, पूरे देश के उपराष्ट्रपति है, जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक अच्छे वकील हैं और अच्छे रूप से उपराष्ट्रपति जी देख रहे हैं कि हर किसी को कितना अच्छा मौका मिले राज्यसभा में एज ए चेयरमैन। जब ऐसे इंसान, ऐसे हम्बल इंसान के खिलाफ जब आप ऐसे ड्रामा कंपनी के नाटक करते हैं, और कल्याण दादा ना एक सीरियल ऑफेंडर हो चुके हैं, मतलब उनको इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। हर वक्त किसी भी बात पे चिल्लाना विल्लाना, लोगों के बारे में ऐसे थिएट्रिक्स करना, नाटक करना, और फिर वो राहुल गांधी, मतलब मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगी, डिसअपॉइंटिंग, डिस्गस्टिंग एंड डिसइल्यूशन्ड। जाट संगठन हो, किसान संगठन हो, अब सभी एक तरह से इस मामले में कूद गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत, तब भी विपक्ष कह रहा है कि दरअसल उनका ये इरादा नहीं था, इसे राजनीतिकरण करने की कोशिश सत्ता तो पक्ष माफी मांग ले, इरादा नहीं था ना, जो पूरी तरह से हर किसी को दिखा। आप वहां पे खड़े थे, मैं वहां पे खड़ी थी, हम सब खड़े थे, हम देख रहे थे जो तमाशा थिएट्रिक्स नाटक कंपनी अपनी नाटक कर रहे थे। ये नाटकालय है या ये एक लोकतंत्र का मंदिर है? पहले ये समझ ले विपक्ष कि वो नाटक करने आए या लोकतंत्र के मंदिर में आके काम करने आए। धन्यवाद पूनम महाजन, बीजेपी सांसद, उनसे हम बात कर रहे थे। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए आज संसद भवन से मार्च निकाला, जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने यह धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज लोकसभा में 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि संसद में अमर्यादित व्यवहार और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मनोरंजन, सागर, अमोल और नीलम की पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की अदालत में आरोपियों की पेशी हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि किरण सिंह देव छत्तीसगढ़ के जगदलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा लिखी किताब के बारे में बोलते हुए भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कहा कि किताब गांधी परिवार की परिवारवाद की जुड़ी मानसिकता का खुलासा करती है। गांधी परिवार ने जो कांग्रेस में
काम करते हैं अभी गांधी परिवार के लिए, देश के लिए और कांग्रेस के लिए या संगठन के लिए नहीं, या पार्टी के लिए, सिर्फ गांधी परिवार के लिए काम करने वाले कांग्रेस के, मैं कहूंगी एम्प्लॉय जो हैं सारे, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो राजनीति में काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो गांधी परिवार की सेवा करने वाले जो कांग्रेसी है, उनको सबको मैंने ये किताब हर बात को हाईलाइट करके भेजी हुई है और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है। इससे पहले किताब को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं को घेरते हुए भाजपा सांसद पूनम महाजन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक बेटी और एक राजनेता के रूप में मुझे प्रणव माय फादर पुस्तक पढ़ने में आनंद आया। इसमें उन सभी लोगों के लिए व्यवहारिक सबक है जो भारतीय इतिहास और राजनीति के उत्साही अनुयायी हैं। श्री प्रणब मुखर्जी की राजनीतिज्ञता और सभी छोटी से छोटी बातों को भी नोट करने की उनकी सूक्ष्म प्रकृति अद्भुत है। इसमें जो बात भी सामने आती है वो है नेहरू गांधी राजवंश की राजनीतिक पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह अलोकतांत्रिक प्रकृति। आंतरिक रूप से उन्होंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जिसकी अपनी विचारधारा हो। बाह्य रूप से वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से घृणा करते हैं जिसे थोड़ी सी भी चुनौती के रूप में देखा जाता है। पूनम महाजन आगे लिखती हैं कि इस प्रकार मैंने इस पुस्तक को कुछ उत्साही कांग्रेसियों, पुरुष और महिलाओं को भेजने का निर्णय लिया जो अभी भी परिवार पहले, केवल परिवार के आदर्श वाक्य के साथ जी रहे हैं। भाजपा सांसद पूनम महाजन ने एक्स पर किताब के पन्नों के चित्र के साथ कई कांग्रेस नेताओं को टैग करते हुए कांग्रेस के पूरे राजनीतिक रवैये और प्रणाली पर सवाल उठाया है। जिन नेताओं को भाजपा सांसद ने टैग किया है उनमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, पवन खेड़ा और दिग्विजय सिंह के नाम शामिल हैं। एक्स पर किए गए इन पोस्ट के जरिए प्रणव माय फादर किताब के पन्नों से कई संदर्भों को हाईलाइट और रेखांकित कर कांग्रेस में फैली अलोकतांत्रिक तरीकों और मनमाने रवैये को सामने रखने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर चल रहे घमासान पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना तो दूर, संयोजक बनने में भी सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा, प्रशासनिक अराजकता के कारण प्रदेश में अपराध चरम पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों ने आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा को जगाया और उस स्वार्थ महत्वाकांक्षा के वातावरण के अंदर आपको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आज बिहार के अंदर राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण कहीं न कहीं प्रशासनिक अराजकता को चरम पर पहुंचा दिया। अपराध, भ्रष्टाचार का पूरा माहौल बिहार के अंदर लोगों को दहशत में डाल रहा। खुल करके एसआई की हत्या, दरोगा की हत्या, सिपाही की हत्या, आज लगभग दर्जन भर लोग जो रक्षा करने की जिम्मेवारी है, कानून का राज स्थापित करने की जिसकी जिम्मेवारी है, उसकी मौत हो रही है। वो अब सहम रहे हैं, डर रहे हैं। आम पब्लिक का क्या स्थिति है आप अंदाज लगा लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें एक ऐतिहासिक ध्वज पोस्ट की प्रतिकृति, बच्चों का पार्क, बावड़ियों और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का जीर्णोद्धार, चट्टानी जल झरने पर शिव और नंदी की मूर्तियां और नॉलेज गैलरी में नए परिक्षेत्रों का समावेश शामिल है। विदेश नीति में व्यवहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हित को बताया है विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विदेश नीति को व्यवहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए इसे राष्ट्रीय हितों के साथ व्यवहारिक जुड़ाव पर केंद्रित मिक्स एंड मैच कूटनीति के रूप में वर्णित किया। यूके स्थित फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। विदेशी मामलों में भारत का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत उसका राष्ट्रीय हित है। पीएम मोदी के अनुसार ये दृष्टिकोण भारत को विभिन्न देशों के साथ इस तरह से जुड़ने में सक्षम बनाता है जो आपसी हितों का सम्मान करता है और समकालीन भू राजनीति की जटिल प्रकृति को
स्वीकार करता है। जब अमेरिका के साथ भारत के संबंधों के बारे में सवाल पर पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ता हुआ बताया। अमेरिकी धरती पर एक साजिश में भारत सरकार के एक अधिकारी के शामिल होने के हालिया आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत अमेरिका संबंध अब जुड़ाव में व्यापक, समझ में गहरे और दोनों देशों के बीच दोस्ती में पहले से कहीं ज्यादा गर्माहट भरे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साक्षात्कार में पीएम मोदी ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले पर अमेरिकी दावों का जवाब देते हुए कहा कि अगर भारतीय साजिश के बारे में कोई भी सबूत दिया जाता है तो वे इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। पीएम ने कहा कि अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून की शासन के प्रति है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ घटनाओं के कारण भारत और अमेरिका की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा साक्षात्कार में वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका पर चर्चा हुई, जिसमें वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना और सितंबर में स्थायी G20 सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ के प्रवेश की सफलतापूर्वक वकालत करना शामिल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार पीएम मोदी ने भारत की दशकों पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति को ध्यान में रखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, लेकिन जून की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान जो बाइडेन के साथ पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ संबंध भी मजबूत किए। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स साक्षात्कार में पीएम मोदी ने इजराइल हमास युद्ध को भी संबोधित किया, गाजा में भारत की ओर से पहुंचाए गए मानवीय सहायता को रेखांकित किया और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने में भारत की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो क्षेत्र के नेताओं के संपर्क में है और अगर शांति की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है तो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का विश्वास जताते हुए कहा कि उनके साथी नागरिकों को ये एहसास हो गया है कि देश एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी आकांक्षाओं को पंख लगे। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अब स्वीकारते हैं कि देश उड़ान भरने की कगार पर है और वे चाहते हैं कि इस उड़ान में तेजी लाई जाए। उनकी इस टिप्पणी को अगले आम चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है जो अप्रैल और मई 2024 के बीच होने हैं। पीएम मोदी ने कहा, आम आदमी के जीवन में ठोस बदलाव लाने में अपनी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा, आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं 10 साल पहले की तुलना में बहुत अलग हैं। उन्होंने कहा, उन्हें एहसास है कि हमारा देश उड़ान भरने के कगार पर है। वे ये उड़ान चाहते हैं, इसमें तेजी लाई जानी चाहिए और वे जानते हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी वही है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी को अपने प्रचार अभियान को केंद्र में रखते हुए भाजपा ने केंद्रीय राज्यों में शानदार जनादेश हासिल किया। न केवल अपने प्रतिद्वंदियों को बल्कि कुछ चुनाव विशेषज्ञों को भी पछाड़ दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण जिला जज की अदालत में मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की गई है। 3 जनवरी को वादी और प्रतिवादी पक्ष जिला जज की अदालत में रहकर अपना अपना पक्ष रखेंगे। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक टीम राज्य के दौरे पर है। इससे पहले केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कल कई क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान दल ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के राहत एवं बचाव प्रयास जोर शोर से चल रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी नदी मॉडल रमा 2D विकसित किया। ये गणितीय मॉडल ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों के प्रवाह को समझने में मदद कर सकता है। ये तकनीक फील्ड इंजीनियरों को कर्व्स, रेविटमेंट और हाइड्रोलिक संरचनाओं को समझने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं इसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रोफेसर अरूप शर्मा के नेतृत्व में विकसित किया गया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री इंदु बाला गोस्वामी ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए अहम बताया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश में आर्थिक, सामाजिक और मूलभूत ढांचे के विकास में अहम उपलब्धियां हासिल की गई हैं। पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर जी को लेकर, राम का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर बहुत उत्साह है पूरे भारतवर्ष। प्रधानमंत्री की जितने भी कार्यक्रम और योजनाएं रही हैं, उन सब का उद्देश्य भारत के हर वर्ग से, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और व्यवस्थागत ढांचे में भी समय पर परिवर्तन करने का प्रयास किया है और वो परिवर्तन किए हैं जो देश के विकास की नई इबारत लिखने में सहयोगी हो। राज्यसभा सांसद इंदु बाला ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति का अपमान कर विपक्ष ने देश को शर्मिंदा किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के व्यवहार पर दुख जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कांग्रेस के नेता जो प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न दिखते हैं, वो इतना कहकर अपनी कर्तव्यों से इतिश्री नहीं कर सकते, ये अपने कृतत्व से इतिश्री नहीं कर सकते कि मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा था। आप एक संविधान की पद पर बैठे हुए व्यक्ति गरिमा पर चोट कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल अभी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही कोविड वैक्सीन की चौथी डोज लेने पर भी कोई परामर्श स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नहीं दिया गया है। बीते 2.5 हफ्ते में 23 लोगों की मौत हो गई है, जो कि पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद जो परिवर्तन आए हैं, उसने कश्मीर की आवाम का भी दिल जीत लिया है। बदलाव के नए आयाम गढ़ता कश्मीर अब आम लोगों को आतंक की दुनिया से आगे निकालकर विकास के नए और सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहा है। कश्मीर गोला बारूद, हत्या, आतंकवाद से निकलकर वाकई दुनिया की जन्नत बन रहा है। कश्मीर के आम लोग प्रदेश में आए इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आए दिन तारीफ करते मिल जाते हैं, लेकिन इस बार अनोखा वाकया देखने को मिला जब श्रीनगर का एक व्यक्ति कश्मीरी लिबास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट को स्नेह करता नजर आ रहा है। वीडियो श्रीनगर के घंटाघर का बताया जा रहा है। कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की पहल से अभिभूत ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के कटआउट को कई बार स्नेह से देखता नजर आया और प्रधानमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता नजर आ रहा है। दरअसल ये वीडियो कश्मीर के आवाम की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भावना को भी प्रतिबिंबित कर रहा है। 370 हटने के बाद कश्मीर में आए बदलाव पर पक्ष विपक्ष के तमाम अपने तर्क हैं, लेकिन कश्मीर के आम आवाम की सोच इसे लेकर क्या है, इस वीडियो से साफ समझी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। 2025 तक बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आयात घटकर 2% रह जाएगा, क्योंकि घरेलू कोयला उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 9वें दौर के शुभारंभ समारोह के दौरान दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने कोयला उत्पादन और उठान में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सहायक कंपनियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस साल कुल कोयला उत्पादन 1 अरब टन को पार करने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा में लगातार योगदान दे रहा है और इससे हमारी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। भारत का कुल कोयला भंडार 344.02 बिलियन टन है और ये दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में बिजली की मांग में लगातार वृद्धि देखी गई है। ये देखते हुए कि भारत में 72% बिजली कोयले से उत्पन्न होती है, इस तरह से कोयला उत्पादन में वृद्धि से देश के विकास के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारों की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस अभूतपूर्व यात्रा में 4,15,07,383 भागीदार शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में नागरिकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान बनकर उभरी है। ये यात्रा में सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC वैनों का उपयोग करके 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,06,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर कर रही है। इन वैनों के जरिए लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये भी आह्वान इनमें किया जाता है कि वे अपने लाभ के लिए सरकारी योजनाओं का उपयोग करें। और अब बात कर लेते हैं काशी तमिल संगमम की। शंकराचार्य चौक, जहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात तीसरा समूह गोदावरी पहुंचा, वहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने हर सदस्य का अंग वस्त्रम से स्वागत किया। समूह के सदस्य दर्शन और यात्रा से अभिभूत हैं। पेश है ये रिपोर्ट। तीसरा समूह गोदावरी के नाम से, इसके सदस्य सभी प्रोफेशनल्स हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद चूंकि काशी आना इनकी जीवन की एक उपलब्धि में है, एक सोच में है, तो जो आ गए हैं बाबा के दर्शन कर लिए हैं और शंकराचार्य चौक पर हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप इस गोदावरी के पार्ट हैं, बाबा के दर्शन किया, काशी तमिल संगमम के पार्ट बनने के बाद बाबा के दर्शन करने और भव्य काशी विश्वनाथ धाम देखकर आपको कैसा महसूस? हर हर महादेव, पहले सबको प्रणाम है। हम लोग तमिलनाडु से आए हैं, हम लोग बहुत उत्सुक है, बहुत खुश हुआ इधर से। ये सबका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है।
हम लोग इतना उत्सुक है, वो हम दूसरा स्टेट से इस स्टेट को आया है, इधर का भाषा, इसका कल्चर क्या है, सब सीखने के लिए हम लोग को देख के बहुत बहुत संतुष्ट है, सब लोग बहुत संतुष्ट है। हम तो प्रधानमंत्री से ये विनम्रता कर रहा हूँ, सबको ये मिलना है, ऐसा मौका मिलना, सभी लोगों को ये करना है। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और लोगों को भी ऐसा मौका मिले, आप क्या कहेंगे? Sir, I am coming from Chennai, sir. This is the first time I had this temple visit. So this is I am very much proud for this moment. And one more thing, very thanks to Modi ji. Those who are all interested in the Shiva temple, they are very much happy to attending this function, and we are proud of this. ओम नमः शिवाय सर, बहुत खुशी हुआ सर वो विश्वनाथ दर्शन के लिए, और उनको सिर में जल डालने के लिए बहुत खुशी हुआ सर। और प्रधानमंत्री और सारा लोगों हमारा स्वागत करना, और सारा लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आप यंग हैं और आपको यहाँ पे आने का मौका मिला। को हम सबको बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और ये अद्भुत विषय है कि हम इतनी दूर से चलकर, रेलगाड़ी में चलकर यहाँ काशी में दर्शन करने का ये मौका हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे इसको। हम इस दौरान प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये युवा हैं तमिलनाडु के, दर्शन किया यहाँ पर, और इनकी सोच देखिए, जो सोच भारत सरकार की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसी की बात यह युवा कर रहा है कि यहाँ आने पर यह पता चल रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक ही है, काशी विश्वनाथ धाम में। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, काशी विश्वनाथ धाम, शंकराचार्य चौक, वाराणसी। यूँ तो फिट रहना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं की फिटनेस इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि उनकी सेहत पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। विभिन्न विभागों में काम करने वाली महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद खेल सचिव ने कहा कि महिलाओं के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स में भाग लेना बहुत जरूरी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो हम फिट इंडिया जैसे अभियान के माध्यम से भी ये इनकरेज करते हैं सभी को, विशेषकर महिलाओं को, कि आप फिट रहिए ताकि आप अपने जिम्मेवारियों का ठीक से निभा कर सकें। खेलकूद प्रतियोगिता में लेमन रेस, सैक रेस, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल और 100 मीटर की दौड़ जैसी रोचक स्पर्धाओं को शामिल किया गया। कई प्रतिभागियों के लिए यह प्रतियोगिता अपने पुराने दिनों को ताज़ा करने का एक यादगार मौका रही। स्पोर्ट्स से मैंने स्कूल टाइम में भी मैं नेशनल लेवल प्लेयर रही हूँ खो खो में, तो मतलब जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आई थी तो नहीं पता था कि इस तरह से स्पोर्ट्स होते हैं। डेफिनेटली दोबारा से उस मूवमेंट को जीना, उस लाइफ टाइम को जीना कि मतलब एज अ बेस्ट प्लेयर, तो वो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। इस अवसर पर मौजूद भारत की पूर्व हॉकी कप्तान ऋतु रानी ने कहा कि महिलाओं को इस तरह खेलों से जुड़ते देखना एक सुखद अनुभव है। बहुत अच्छा भी लग रहा है सबको देख के, बहुत सारे मतलब लेडीज़ ने बहुत पार्टिसिपेट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोरल बढ़ता है एक लेडी का, क्योंकि उसका सारा टाइम घर पे ही निकल जाता है, या ऑफिस से घर, बच्चों से, तो ये एक फ्री माइंड, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड हो जाता है यहाँ पे आके। मौजूदा समय में अपनी सेहत पर ध्यान देना और फिट रहना सबके लिए बेहद जरूरी है। इस तरह के रोचक खेल आयोजन खेलों से जोड़े रखते हैं, वहीं मनोरंजन के साथ फिट रहने का भी अनूठा मौका देते हैं। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।